Income tax unit 1, some 2 extra answers. I'm going to explain. How do you determine the residential status of an individual? ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में कैसा डिसाइड करते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस बोले तो अब उन्हें इंडिया में रह रहा या फिर उन्हें बाहर कंट्री में रह रहा, तो वो स्टेटस जो है ना, कहीं पर भी रहो टैक्स भरने का है अगर उन्हें इंडियन सिटीज़न है। ठीक है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेज दैट एन इंडिविजुअल इज़ लायबल टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम। दुनिया में कहीं पर भी उन्हें कमाओ पैसे, ठीक है, उन्हें टैक्स पे करने का है अपने को। दुनिया के यानी यहाँ बैठ के उन्हें कहीं और दूसरे कंट्रीज़ में कारोबार कर रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा, ठीक है, तो कहीं का भी रहने दो या दूसरी कंट्री को जाके आके कमा के लेके आ रहा, हर चीज़ पे इनकम टैक्स है। ग्लोबल इनकम मीन्स द इनकम अर्न इन इंडिया एज वेल एज इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। ठीक है। Therefore, it becomes necessary for the income tax department to know on which income tax liability has to be imposed. तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता कौन सी टाइप की इनकम पे उन्होंने टैक्स लगाते। On the tax liability is to be imposed, it is necessary to know the residential status of individual because the act says that individual has to be taxed based on the residential status. अगर उन्हें इंडियन रेसिडेंट इंडिया में रह रहा या फिर उन्हें बाहर रह रहा, उस हिसाब से उसका टैक्स का तरीक़ा होता है, यानी टैक्स का रेट चार्ज करते हैं, टैक्स के रूल्स चार्ज करते हैं, उसमें वो किस हिसाब से चेक करते हैं। द सिटीजनशिप and residential status are two different things from tax point of view. An individual can be a citizen but now a resident of India. In the same way, a foreign citizen can be a resident of India for that previous year. The residential status of individual will change every year. Because of this reason, the Act has laid down certain conditions for determining the status of individual. तो इसमें क्या है, कोई अगर बाहर की कंट्री का भी है, इंडिया में रह रहा या इंडिया की कंट्री का बाहर जाके बिजनेस कर रहा, हर सूरत में जो है ना उसको टैक्स पे करना है। ठीक है। उसके कंडीशंस क्या क्या है यहाँ देखेंगे। बेसिक कंडीशन, द बेसिक कंडीशन आर एज फॉलोज। इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज इन रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज अगर उन्हें यहाँ स्टे करा, चाहे उन्हें कोई भी रहने दो, फॉरेनर रहने दो या इंडियन, तब जाके उन्हें क्या होता, वहाँ पे रेसिडेंट होता इंडिया का। इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज इन रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर प्लस 365 डे इन प्रेसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस 4 ईयर्स। या फिर जो है उन्हें प्रीवियस ईयर में 60 दिन ही रहा, समझो ज़्यादातर बाहर रहा, और उससे पहले के 4 साल में उन्हें जो है 365 दिन टोटल अगर कंट्री में रहा तो उन्हें टैक्स पे करना है। इफ़ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई द अबाव सेट कंडीशन देन दे आर सेट टू बी रेसिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो उन्हें जो है रेसिडेंट कहलाता। ठीक है। इफ़ द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज रेसिडेंट देन अप्लाई द टेस्ट ऑफ एडिशनल कंडीशंस। ये टेस्ट होने के बाद फिर ये कंडीशन भी चेक होते। एडिशनल कंडीशंस, इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर आउट ऑफ प्रोसीडिंग 10 प्रीवियस रिलेवेंट टू द प्रेजेंट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से लेके प्रीवियस पूरे 10 ईयर्स तक देखना, उसमें कम से कम 2 साल उन्हें यहाँ पे कंट्री में रहना, गुजारना। इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स प्रोसीडिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। या फिर जो है उन्हें 730 दिन गुजारना पिछले 7 साल में, सेम 2 साल समझो करीब करीब। इफ़ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई ऑल 4 कंडीशंस, चारों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं उसके, तो उन्हें क्या होता, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता उसको। ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इन केस इंडिविजुअल्स डोंट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशंस बट फुलफिल ओनली द बेसिक कंडीशन, सिर्फ इसमें से उन्हें फर्स्ट वाली कंडीशन में पूरा उतर रहा, उन्हें वो 2 साल की कंडीशन में पूरा नहीं उतर रहा, तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर खाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी सिटीजन, नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं रह रहा लेकिन इंडियन सिटीजन। इफ़ एन इंडिविजुअल डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस, अगर उन्हें बेसिक कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि जो है बेसिक कंडीशन में क्या देखे थे अपन यहाँ पे, ये 2 रूल्स,
कम से कम उन्हें 182 डेज रहना, या फिर उन्हें 60 डेज प्लस 365 डेज पिछले 4 ईयर में रहना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे अपन नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओके, ही विल बी नॉन रेसिडेंट। टैक्स लाइबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देयर इनकम विल बिकम लायबल टू बी चार्ज फॉर टैक्स। इफ द स्टेटस इज डिटरमाइंड रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन सच एन इंडिविजुअल इज चार्ज टू टैक्स ऑन द बोथ इनकम अर्न इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन। अगर एक जना रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ गया तो इंडिया में कमा रहा 100 और उन्हें बाहर भी कमा रहा 100, दोनों भी इनकम पर टैक्स भरने का है। इन केस where the individual status is non-resident or not ordinary resident, then such an individual will become liable to pay tax only on Indian income। एक बंदा जो है नॉन रेसिडेंट में आ रहा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ रहा, तो ऐसे को क्या है, सिर्फ जो इंडिया में रह के जब भी जितने दिन भी इंडिया में रह के या इंडिया में कारोबार करके कमा रहा उन्हें उतने पे टैक्स भरना है, फॉरेन पे इनकम पे टैक्स भरना नहीं है उसको। ठीक है, बस ये काफ़ी है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, What do you mean by canons of taxation? Discuss the principle to be considered at the time of framing an ideal taxation policy. Canons of taxation, the guiding principles which are to be followed by the government while setting the policies of taxation and levying the taxes on the people. तो कैनन एक्चुअली तोप को बोलते हैं, ठीक है, जो तोप आती है ना उसको बोलते हैं कैनन। तो इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जब टैक्स कोई भी लागू करने से पहले किन किन रूल्स, क्या किस उसूल के हिसाब से या क्या सोच के हिसाब से लोगों के ऊपर टैक्स लगाती, वो चीज़ें जो है कहलाते कैनन्स। ओके, तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द बर्डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेल्थ एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अ हायर टैक्स बर्डन इज लेड ऑन द रिच व्हेन कंपेयर टू पुअर। The ability of paying tax can be determined by the income of a person। तो यहाँ पे क्या है ना, इक्वालिटी के हिसाब में देखते हैं। अगर किसी का ने दौलत ज़्यादा है, बहुत अमीर है, तो उसका ने दौलत रहती तो उसको दौलत के हिसाब से ज़्यादा टैक्स लगता। अगर किसी को आमदनी कम है तो उसको कम टैक्स लगाते। यह है कैनन ऑफ इक्वालिटी। टैक्स बर्डन नहीं पड़ना, कम गरीब आदमी है या कम उस पर कमा रहा होने तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते। अपन स्लैब्स में देखे थे। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, according to Adam Smith, the tax policies must be definite and should not create any confusion regarding the amount of tax, payment time, etc. This principle also states that government should not follow an irrational method and show inequalities in levying the taxes. So, टैक्स भरने के टाइम पे कोई भी पेमेंट करने वाले को किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रहना, सर्टन रहना, यानी बिल्कुल जो क्लियर है, हर चीज़ क्लियर रखना गवर्नमेंट, ताकि कोई हिडन टैक्स नहीं रहना, कुछ नहीं। तो पेमेंट टाइम पे उसको जितना टैक्स है, क्या निकल रहा, क्यों निकल रहा, किस चीज़ का टैक्स है, सारी क्लैरिटी रहना, उसको बोलेंगे कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एक्सप्लेन्स दैट एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू कलेक्ट द टैक्स शुड बी मिनिमम, इट शुड बी इकोनॉमिकल इन नेचर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेविंग टैक्स इज टू प्रोड्यूस increase revenues for social welfare, which is consideration when the cost of collection or operating expenses of the department increases। तो यहाँ पे क्या है, जो टैक्सेस तो लगा दिए, अब टैक्स कलेक्शन करने के लिए उनको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखना पड़ता, बहुत सारे ऑफिसर्स और भी कई डिपार्टमेंट से कंसल्ट में रहना। तो ये सब फिर खर्चा हो रहा, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और वापस फिर खर्चा करें, वो ज़्यादा नहीं रहना, नहीं तो टैक्स का अमाउंट क्या हो जाता, उसमें से खर्चा माइनस करना पड़ता, तो इनकम कम हो जाती। तो कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चा लगना टैक्स कलेक्शन करने के प्रोसीजर पे भी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एक्सप्लेन दैट द टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स शुड क्रिएट कन्वीनियंस फॉर देम। फॉर इंस्टेंस, फार्मर सैलरीड पर्सन एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ अ प्रॉपर्टी आर कन्वीनियंट टू पे टैक्स व्हेन दे रिसीव देयर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप इनकम एज सैलरी एंड रेंट। तो लोगों को भी सहूलत रहना, यानी कि आमदनी उनकी आसानी से होना, ताकि वो लोग टैक्स भी भर सके। अगर उन लोगों को आमदनी से नहीं हो रही और टैक्स भरना पड़ रहा, इनकम कम हो रही, सहूलत नहीं है, नुकसान हो रहा, फिर भी उनको अगर टैक्स भरना पड़ रहा,
ठीक है, उस टाइम पे मुश्किल होती है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको कमाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना, आसानियाँ देना, ताकि वो लोग टैक्स भी खुशी से भर सके। ठीक है, अदर कैनन्स, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, collecting adequate revenues or income to the government is called productivity. If the tax policy with respect to the tax rate produces adequate amount of income to the government in order to provide facilities that are required to the public and to meet expenditure, then it is said to be productive. टैक्स इतना वसूल होना गवर्नमेंट को कि जितना भी उसका कामकाज है आसानी से चल सके। अपन टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट का कामकाज चलता, सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जाते, तो जो अगर टैक्स प्रॉपर पे हो रहा तो ये प्रोडक्टिविटी हो रही गवर्नमेंट की, यानी कि उनको सही तौर पे फ़ायदा हो रहा। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, इट स्टेट्स दैट टैक्सेशन सिस्टम इन द कंट्री शुड बी सिंपल। सेम अपन पिछला उसमें देखे थे, द कॉमन मैन मस्ट अंडरस्टैंड। तो इतना ईजी रखना टैक्स सिस्टम को कि कॉमन आदमी भी आसानी से इसको समझ सकना और टैक्स पे कर सकना। ठीक है, बस है द आंसर। ओके, थैंक यू।